बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कुछ यूँ आ सकता है, व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ है। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो हम लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी होती, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, इसकी यूनिट भी लिखेंगे और इसकी नेचर भी बताएंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए मैं बच्चों एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। सपोज करें कि बॉडी है, कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। अब वो कहता है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की मास को इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो जो फिज़िकल क्वांटिटी बनेगी दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। उस क्वांटिटी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और लीनियर मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है कि हम इसको डिनोट किससे करेंगे, P से डिनोट करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम सिंपली क्या हुआ, फिर ये प्रोडक्ट हुआ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम मोमेंटम कहेंगे। और मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं, P से डिनोट करेंगे। तब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, एक नज़र इसको देख लें। मैं लिखा था प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मास। अगर हम ऑब्जेक्ट की मास का प्रोडक्ट ले लें किसके साथ, इसकी वेलोसिटी के साथ ना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और इसको हम डिनोट P से करेंगे, फार्मूला हो जाएगा। फार्मूले के साथ आप लोगों ने ये डायग्राम भी बना देनी। इसके बाद बच्चों हम इसकी लिखेंगे SI यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप सब फेमिलियर हैं कि मास की यूनिट kg होती है और स्पीड की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट जो बनेगी वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होती है, इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो दोनों इसी की यूनिट बनती है। इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी कहते हैं और इसी की यूनिट न्यूटन सेकंड भी होगी। तो यहाँ से बच्चों हम इसकी डायमेंशन भी तो लिख सकते हैं ना। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो किलोग्राम की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, m, मीटर की डायमेंशन क्या होती है, l, और सेकंड की क्या होती है, t होती है ना। t ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें, किलोग्राम की m, मीटर की l, सेकंड की t होगी ना, तो t जब ओवर से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर t-1 हो जाएगा। तो मोमेंटम की डायमेंशन होगी mL-t-1। ये तो बच्चों में समझ आ गया है कि मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मास की और स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है। अब देखना ये कि इसको हम न्यूटन सेकंड कैसे लिख सकते हैं या ये न्यूटन सेकंड की इक्वल कैसे होती है। तो हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रूव करना चाहें ना, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आज शो करें कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड की इक्वल होता है, तो हम इसको शो भी कर सकते हैं। तो इसके आंसर में हम इसके न्यूटन सेकंड को सब्जेक्ट बना लेते हैं। न्यूटन सेकंड इक्वल टू, देखिए आप सब ने बच्चों पढ़ रखा है कि F इज़ इक्वल टू ma होता है। आपको आइडिया F इक्वल टू ma होता है। अब आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूटन की जगह पर मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस न्यूटन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इस न्यूटन की जगह पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। साथ में भी इसका सेकंड बाकी है, तो आप लोगों ने इसके सेकंड को भी यहाँ पर लिख दिया। अब देखें ज़रा, ये वाला सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। तो ये आप लोगों ने शो भी करना था कि न्यूटन सेकंड जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो वो सिंपल सा प्रूफ आपको आइडिया हो चुका होगा। अब बच्चों आप लोगों ने लिखनी इसकी नेचर क्या होगी। नेचर के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है कि जिस फिज़िकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है ना। तो मोमेंटम देख लें किस पे डिपेंड कर रहा है, मास तो स्केलर है ना, तो मोमेंटम डिपेंड किस पे कर रहा है,
वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर मोमेंटम भी कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है, बाय नेचर अगर हम बात करें तो मोमेंटम जो है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, अगर हम मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करें, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मास तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है ना। तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, वेलोसिटी वाली होगी, तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी, सेम एज ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज ऑफ कौन सा, वेलोसिटी वाली बात होगी। और अगर हम बोलें कि मोमेंटम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी अगर हम इसके जनरल से फैक्टर्स लिखें तो मोमेंटम दो ही मेन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, यानी एक तो मोमेंटम मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट का और मोमेंटम का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जिस ऑब्जेक्ट की जितनी मास ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी उतना ज़्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट की मास कम होगी उसका मोमेंटम भी कम होगा। और दूसरा ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो P का V के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर वेलोसिटी की मैंने मैग्नीट्यूड लिख दी है, एरो साइन नहीं लगा रहा। तो जितनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब मोमेंटम ही ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाता है कि मोमेंटम किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो टू मेन फैक्टर्स हैं, एक मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अब अच्छा हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, इसके जो बेसिक से आ सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू तो ये आ सकता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ इफ़ वी डबल दी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों लिख सकते हैं। इफ़ वी डबल दी मास एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और आप उसकी डबल कर रहे हैं। इफ़ यू डबल द मास एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट देन व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स मोमेंटम। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल से एक मैंने एमसीक्यू लिखा है कि अगर हम डबल कर दें, किसको डबल कर दें, मास को भी और स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स मोमेंटम। अब ये हम अज्यूम यही कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसको शो करेगी, स्पीड को शो करेगी। तो बच्चों आप देख लें इस क्वेश्चन में, वैसे तो फॉर्मूला P = mv होता है ना मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में किसको बोला है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को डबल करें, तो m की बजाय हम क्या लिख सकेंगे 2m, और फिर उसने बोला है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी डबल कर दें। तो आप लोगों ने m को भी डबल कर दिया और v को भी डबल कर दिया ना, तो अब p की बजाय p' लिख सकेंगे, यानी न्यू मोमेंटम p' होगा। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4mv हो जाएगा। और अभी हम लोग ये कह चुके हैं कि mv जो होता है वो तो बेसिकली किसके इक्वल होगा, p की इक्वल होगा। तो इस केस में अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, आप ये लिख दें बाय पुटिंग दी वैल्यूज़। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो इस mv की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो p' जो होगा दैट इज़ इक्वल टू 4p हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, हम उस ऑब्जेक्ट की मास को डबल कर दें और स्पीड दोनों को डबल कर रहे होंगे, तो उस केस के अंदर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होगा वो पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अभी बच्चों हम लोगों ने जो कि एमसीक्यू किया है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें आपने देखा होगा मैंने ये बोला है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी वो किसको शो करेगी, स्पीड को शो करेगी। ये इन अदर वर्ड्स इस सवाल में आप लोगों ने मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने के मेथड सीखा है, ठीक है, कि मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को आप लोगों ने डिस्कस की है, लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें हम मोमेंटम की डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एक नज़र इस शॉर्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें कह रहे हैं बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर है। अब स्ट्रेट लाइन हो तो फिर आपको लोगों ने अभी पढ़ लिया है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, कि अब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा,
अब बॉडी किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और हमें पता है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही ना, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसीलिए हम वेलोसिटी को स्पीड उस वक्त बोल रहे होते हैं क्योंकि डायरेक्शन मोशन चेंज नहीं हो रही होती। लेकिन यहाँ पर तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो खुद सोचें अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज करें ये एक सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस r है और इसमें एक बॉडी मूव कर रहा है जिस बॉडी की मास m है। अब हमें पता है इस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, हर पॉइंट पे बॉडी की स्पीड सपोज कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, तो हर पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट हो सकती है। क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है? देखिए सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे अगर सपोज कर लेना ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम बॉडी की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन की भी। और अभी हम लोगों ने बात की कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो किसकी इक्वल होगी, स्पीड के ही इक्वल होगी। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगी। क्या मैंने वर्ड बोला है, सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग दी टेंजेंट होगी। टेंजेंट क्या होता है, द लाइन विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। ऐसी लाइन, ये कर्व है ना, इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिस कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही हो। अगर आप इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट को, इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे। तो ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। और मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग टेंजेंट। अब टेंजेंट कैसे बनाना है, उस पॉइंट पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो उस पॉइंट को टच करके गुजर जाए। ठीक होगी बात। और हमें ये समझ आ गया है कि सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों कांस्टेंट नहीं हो सकती? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी तो वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती थी। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 5, यहाँ पर भी 5, लेकिन क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है? इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर इन दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर मोशन में बॉडी की कभी भी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो ये बात अपने पास नोट कर लें कि सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, बट सर्कुलर मोशन में किस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कभी भी कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की अगर हम मैग्नीट्यूड को फिक्स भी कर दें फिर भी वेलोसिटी हर पॉइंट पे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। खैर ये तो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आपको समझ आ गया कि स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इस वजह से वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें स्पीड कांस्टेंट है, v है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, बॉडी सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, उसका चेंज इन मोमेंटम बताना है। और आगे कह रहे कहाँ पर बताना है, एट दी अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चेंज इन मोमेंटम बताना है और किन दो पॉइंट्स पे बताना है, एट दी अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए ये सर्कल का पहली बात तो ये हम डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल होगा जिसका रेडियस हम लोगों ने r अज्यूम किया है। ये इस डायमीटर का एक एंड ये वाला है और इसके अपोजिट एंड तो ये वाला बनता है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर अपवर्ड बन रही है अलोंग द टेंजेंट, तो बॉडी यूं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये वाली नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में बॉडी की मास m है, आप खुद से अज्यूम कर लेना कि जब बॉडी मूव कर रहा है तो ये अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल ये बनते हैं। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अपवर्ड है, तो इस पॉइंट पे किधर आ रही, डाउनवर्ड। क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज मेंशन नहीं है, आप जो मर्जी ले लें, आप इवन मोशन क्लॉकवाइज भी ले लें।
अगर कोई बंदा कहता है नहीं जी मैंने बॉडी की जो मोशन है वो क्या लेनी, क्लॉकवाइज लेनी, तो क्लॉकवाइज ले लें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यूँ हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। तो फिर भी डायरेक्शन दोनों एंड पे आएगी, वेलोसिटी की क्या होगी, अपोजिट ही होगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करें या एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करें। अब मसला ये है कि इन दो पॉइंट्स पे आप लोगों ने चेंज इन मोमेंटम बताना है। इस पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को बच्चे मैं इनिशियल मोमेंटम बोल देता हूँ। पी ऑफ आई मीन इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब बच्चों मसला ये है कि वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर वेलोसिटी को v लिखा है, क्यों v लिख रहे हैं, क्योंकि स्पीड को उसने v से शो किया है ना। तो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड ही होती है, जिसको भी v से डिनोट करेंगे। और बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही है। तो यहाँ सिंबल v है तो इस वजह से यहाँ पर भी सिंबल v ही मैंने यूज़ की है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है। तो किसी सर्कल के डायमीटर के जो अपोजिट एंड्स होंगे वहाँ पर वेलोसिटी एग्जैक्टली अपोजिट होगी ना। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब है कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, और जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसके साथ हम माइनस साइन लगाते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको समझ आ गया किसको शो कर रहा है, हेयर नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर जो माइनस साइन बच्चों लगा हुआ है वो किसको शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो क्लियर होगी बात, अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर कैसे करेंगे, इसको पॉजिटिव ले लो ना, इसको आप क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। इसको ये ना समझें कि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, ये अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है तो नेगेटिव ले रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप लोगों ने एक को पॉजिटिव लेना है और दूसरे को क्या लेना है, नेगेटिव। तो जिसके साथ मर्जी है पॉजिटिव लगा दें, जिसके साथ मर्जी है नेगेटिव लगा दें। लेकिन ये ज़रूर है अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे। और क्यों नेगेटिव लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और जब वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम उसके साथ साइन नेगेटिव लगाते हैं। अब बच्चों आप इजीली मोमेंटम इनिशियल पहले कैलकुलेट करोगे। तो मोमेंटम का क्या फार्मूला आपको पढ़ाया था, P = mv। तो इसकी मास तो ऑब्जेक्ट की m है और इसकी वेलोसिटी v है। तो इनिशियल मोमेंटम इस पॉइंट पे जो बनेगा mv हो जाएगा। और अगर हम इसी बॉडी के फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो m × -v लिखना पड़ेगा ना। बॉडी तो वही इधर भी है ना जिसकी मास m है, लेकिन इसके फाइनल मोमेंटम जो है उसकी वेलोसिटी -v है। मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। और डायरेक्शन चेंज कितनी डायरेक्शन चेंज हुई है, 180 डिग्री चेंज हुई है। 180 मीन अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक। तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं P of F = -mv। तो आप लोगों ने दोनों मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए, इनिशियल भी और फाइनल भी। अब हम बच्चों हम डेल्टा P यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल्टा P मीन चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि क्वेश्चन है ये ना कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो कैसे कैलकुलेट होगा, P of F माइनस क्या हो जाएगा, P of I कर देंगे। इस इक्वेशन में अगर अब हम वैल्यूज पुट कर दें तो योर डेल्टा P = PF की वैल्यू कितनी है, PF = आ रहा है -mv माइनस P of I किसकी इक्वल है, ये भी -mv हो गया। ये माइनस इसका अपना माइनस, और ये वाला माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस फार्मूले का माइनस है ना, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बता रहे हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो डेल्टा P यहाँ से जो बनेगा दैट इज़ इक्वल टू -2mv होगा। अक्सर बच्चे इसके डेल्टा P को 0 लिख देते हैं, तो इस केस में डेल्टा P 0 नहीं आता, बल्कि डेल्टा P किसकी इक्वल होगा, -2mv होगा। जो बच्चों 0 आंसर लेकर आते हैं वो कुछ यूँ करते हैं, वो इसको mv लिखते हैं ना, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वो इसके मोमेंटम को भी mv समझते हैं। तो अगर ये भी mv है, ये -mv करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। हालांकि ये mv नहीं है, बल्कि कौन सा है, -mv है। माइनस क्यों लगा रहे हैं कि इस वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्चुअली अपोजिट हो रही है। बच्चों हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ आ सकती है कि आप डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। एक तो यूँ क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। या ये ज़्यादातर क्वेश्चन यूँ आता होता है कि आप प्रूव करें F = डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ज़्यादातर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है कि आप प्रूव करें F जो है वो इक्वल टू होगा डेल्टा P ओवर किसके,
डेल्टा टी के। ठीक है, अब बच्चों हम इसका सिंपल सा प्रूफ है वो कर लेते हैं। प्रूफ में आप ये अज्यूम कर लें कि सपोज करें आपका से एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और वो ऑब्जेक्ट जो है विद इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है विद इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है। फिर जब आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स F अप्लाई की है, आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी अप्लाई की है, F अप्लाई की है, उस फोर्स F की वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf होगी। तो ये मैं कह रहा हूँ, सपोज करें एक बॉडी जिसकी मास m है वो विद इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है। अब जब आप लोगों ने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी अप्लाई की है, F अप्लाई की है, तो उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf होगी। क्लियर होगी बात। अगर इस सिस्टम के ऊपर हम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन अप्लाई करें बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, ये जो सिस्टम हम लोगों ने अज्यूम किया है, अगर हम इस सिस्टम के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, F इक्वल टू ma होता है। यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो F इज इक्वल टू ma की इक्वल होता है। इसका हम इक्वेशन 1 कह दें। हमें पता है इस फोर्स की वजह से, अगर आप लोगों ने बॉडी पर फोर्स लगाई है तो इस फोर्स की वजह से उस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। यानी जब भी किसी सिस्टम पर नेट फोर्स लगती है उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स की वजह से इस सिस्टम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अगर वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन आपको बच्चों पता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की चेंज की बात करें तो वेलोसिटी में चेंज हम कैसे निकालेंगे, vf माइनस vi ओवर टाइम हो जाएगा। यानी vf माइनस vi ओवर कौन सा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी आपके पास टाइम को शो कर रहा है। अब बच्चों यही जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इसका आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो F इज़ इक्वल टू हो जाएगा, m तो हम उसी तरह लिखा रहने देंगे, लेकिन इस ये जो आपके पास m तो एज इट इज़ आ गया, इस a की जगह पर आप ये सारी चीज़ लिख दें, vf माइनस vi और डिवाइड बाय कौन सा हो जाएगा, टाइम आप लिख सकेंगे। क्लियर होगी बात। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों अब ये काम करो, इस m को इनसाइड ले जाएं। अगर इस m को हम इनसाइड ले जाएं तो ये किसके इक्वल बनेगा, mvf माइनस mvi और डिवाइड बाय कौन सा हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी वही नीचे आ जाएगा, m को आप इनसाइड लेकर चलेंगे। देखिए बच्चे, चाहें तो आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। आप लोगों ने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा हुआ है, P इज़ इक्वल टू mv, ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी लिख दूँ तो मोमेंटम भी कौन सा बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लिख दूँ, यानी इसकी जगह पर अगर मैं I लिख दूँ, I मीन इनिशियल वेलोसिटी लिख दूँ, तो इसका जो मोमेंटम बन जाएगा वो भी इनिशियल होगा। यानी वेलोसिटी इनिशियल तो मोमेंटम भी इनिशियल। सो इस चीज़ को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू mvf को हम क्या लिखेंगे, P ऑफ f, और mvi को क्या लिखेंगे, P ऑफ i, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आएगा, P ऑफ i डिवाइड बाय डेल्टा t हो जाएगा। तो pf माइनस pi किसको शो करेगा, ये तो डेल्टा p को शो कर रहा है, तो इसको इस जगह पर हम डेल्टा p ओवर क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। ये बच्चों आप लोगों ने प्रूव भी करना था कि जो फोर्स होगी जो उस बॉडी पर एक्ट कर रही है ना, वो इक्वल टू होगा डेल्टा p ओवर किसके, डेल्टा t के। डेल्टा p ओवर डेल्टा t किसको शो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा ना, क्योंकि p सिंबल किसकी है, लीनियर मोमेंटम की सिंबल है। तो अब बच्चों हम इस इक्वेशन को यूज़ करके, ये जो इक्वेशन आप लोगों ने प्रूव की है, हम अगेन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या यूँ कह लें द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के
या हम यूँ कह सकते हैं इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी की इक्वल होगा। तो इसकी स्टेटमेंट अब आप यहाँ पर लिख लें। वो जो मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी एक नज़र आप देख लें। मैं लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू होगा फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। यहाँ पर बुक में उसने वर्ड फोर्स लिख दी, मैंने भी फोर्स लिख दी है। अदरवाइज आपको याद है नहीं कि इसके अंदर जो फोर्स आनी चाहिए वो कौन सी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी की इक्वल होगा। तो दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो बड़ा फेमस शार्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका प्रूव आ जाता है, प्रूव करें एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, तो इस तरह ईजिली इस फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।